हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे रिस्क असेसमेंट। और रिस्क असेसमेंट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था रिस्क असेसमेंट के बारे में। और फिर हमने ये पढ़ा था कि रिस्क असेसमेंट के 4 स्टेजेस होते हैं, उसके बारे में पढ़ रहे थे। और एसेट आइडेंटिफिकेशन और प्रायोरिटाइजेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था। यानी कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को आइडेंटिफाई किया और उसको प्रायोरिटाइज कर दिया था, यानी रिस्क रैंकिंग बना दी थी उनकी। कहने का मतलब ये है कि हमने ये हर एसेट को क्रिटिकल, वाइटल, सेंसिटिव और नॉन क्रिटिकल में डिवाइड कर दिया था। और हमने ये जाना था कि एसेट जो है, अगर मान लिया सपोज डिपेंड करता है कि हमने एक की वर्ड जाना था, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब ये है कि बिजनेस जो है कंपनी का, अगर मान लिया इंटरप्शन हो जाए कंपनी में, तो कितना टॉलरेंस कर सकती है, कितना बिजनेस इंटरप्ट, जो ऐसा होता है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग हम पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस कंटिन्यूटी रहना चाहिए, यानी कंटिन्यूस रहना चाहिए, उसे सब्सटेंशियल हार्म नहीं होना चाहिए। सब्सटेंशियल क्या, उसे मटेरियल हार्म नहीं होना चाहिए, मटेरियल लेवल का हार्म नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर बिजनेस इंटरप्शन हो तो मटेरियल हार्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मटेरियल हार्म हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है बिजनेस में। तो मटेरियल हार्म ना हो और बिजनेस इंटरप्ट हो जाए तो कितने टाइम तक बिजनेस इंटरप्शन झेल सकता है, क्या उसकी टॉलरेंस लेवल है विदाउट मटेरियल हार्म। ये बेसिस था हमारा इसको डिवाइड करने का, एसेट्स को डिवाइड करने का। एसेट्स क्या कहाँ होते हैं, कंपनी के अंदर होते हैं। तो सारे एसेट्स, प्रोसेसेस, उन सबको हमने रिस्क रैंकिंग की, यानी क्रिटिकल वो बताया जिसकी जीरो टॉलरेंस है, इंटरप्शन में जीरो टॉलरेंस है। मतलब एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, मालूम पड़ा आपका सॉफ्टवेयर है, आपका अगर वो सॉफ्टवेयर डाउन हो गया तो आपको इंस्टेंटली उसे ठीक करना पड़ेगा। मैनुअली आपका काम मैनुअली या बैकअप के बिना नहीं चल सकता उस सिस्टम से के। तो जैसे फॉर एग्जांपल बैंक के एटीएम्स हैं, वहाँ पर टॉलरेंस लेवल 0 हो सकती है। बैंक नहीं चाहता है, कई बैंक्स जो अच्छे बैंक्स हैं पर्टिकुलरली वो नहीं चाहेंगे कि उनका सिस्टम 1 सेकंड भी डाउन रहे, 24/7 चले, यानी एटीएम में जब भी जाओ पैसा निकाल लो। तो आपका जो है यहाँ पर टॉलरेंस लेवल 0 है और इसीलिए सिस्टम क्रिटिकल हो गया। अगर ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिस्टम को हम मैनुअली परफॉर्म कर सकते हैं और सब्सटेंशियली डिस्ट्रप्शन नहीं है, टॉलरेंस लेवल इतनी है कि ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं, तो उसे वाइटल फंक्शंस कहेंगे। सेंसिटिव में और ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम होता है और नॉन क्रिटिकल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता नॉन क्रिटिकल जो आपके प्रोसेसेस हैं। अब हम थ्रेट आइडेंटिफाई कर लेंगे, यानी कि एक बार हमने ये बना दिया कि भाई कौन कौन से एसेट्स हैं, और एसेट्स को हमने एसेट्स की इन्वेंट्री बनाई और एसेट्स में क्रिटिकल एसेट्स आइडेंटिफाई कर लिए और प्रायोरिटाइज कर दिए, कौन से एसेट्स हैं, कौन से क्रिटिकल एसेट्स हैं, कौन से वाइटल एसेट्स हैं, कौन से सेंसिटिव एसेट्स हैं और कौन से नॉन क्रिटिकल एसेट्स हैं। तो उसके बाद हम थ्रेट आइडेंटिफिकेशन करेंगे। थ्रेट बाहर से आ रही होगी, और थ्रेट के लिए 3 कॉन्सेप्ट हैं जो हमने हर जगह पढ़े और पहले लेक्चर्स में भी जाने हैं। थ्रेट सोर्स और वनरेबिलिटी, ये 3 चीज़ें। अगर मान लिया सपोज शॉर्ट सर्किट हो गया तो वो वनरेबिलिटी होगी। पावर टर्मिनल जो होगा वो थ्रेट सोर्स होगा। ये वनरेबिलिटी कहाँ से अराइज हुई, पावर टर्मिनल से अराइज हुई। और शॉर्ट सर्किट पावर टर्मिनल से होगा तो इसको हम थ्रेट सोर्स बोलेंगे, पावर टर्मिनल को। और इससे क्या हो सकता है, आग लग सकती है, ये एक थ्रेट हो गई। तो हम इस तरीके से थ्रेट का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। थ्रेट क्या है, आग लगना हो सकता है, अगर मान लिया सपोज डेटा का लॉस होना हो सकता है, और कई चीज़ हो सकती हैं, जैसे क्या कहते हैं अपने कस्टमर को सर्विस करने का लॉस भी एक थ्रेट है। अगर मान लिया एटीएम का सही तरीके से काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर डाउन है, वो भी एक थ्रेट है। गलत आदमी उससे पैसा निकाल ले, वो भी एक थ्रेट है। आपके कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में बग आ जाए, वो भी एक थ्रेट है। तो 3 चीज़ें हैं जो थ्रेट आइडेंटिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी स्टडी में दी हुई है। थ्रेट सोर्स और वनरेबिलिटी, और तीनों चीज़ें हमें कंट्रोल करनी है। तो यानी कि सबसे पहली चीज़ है एसेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। जो हमारे एसेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो और उनको प्रायोरिटाइज करो, और ये डिटरमाइन करो कि ऐसे कौन से क्रिटिकल एसेट हैं, उनकी एक लिस्ट बना दो कि जो क्रिटिकल एसेट्स हैं और वाइटल एसेट्स
सेंसिटिव और नॉन क्रिटिकल की। तो क्रिटिकल एसेट्स में आपको ये देखना पड़ेगा कि क्रिटिकल एसेट्स में थ्रेट मिनिमम होनी चाहिए। और एक बार आपने क्रिटिकलिटी डिटरमाइन कर ली है बिजनेस प्रोसेस की, तो उसके आगे आप जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि थ्रेट और थ्रेट सोर्स का आइडेंटिफिकेशन करोगे और क्लासिफिकेशन करोगे। यानी कि पहले आपने किसका क्लासिफिकेशन किया, एसेट्स का क्लासिफिकेशन किया, अब आप थ्रेट्स का आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करोगे। तो हमारी स्टडी कहती है थ्रेट क्या है, वो बोलती है थ्रेट है अगर मान लिया सपोज एक वनरेबिलिटी पैदा होती है, और ये वनरेबिलिटी कैसे पैदा होगी, थ्रेट सोर्स से पैदा होती है। और मतलब इसे ऐसा कह सकते हैं कि अगर मान लिया सपोज कोई वनरेबिलिटी है, वनरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो जाती है, कोई एक थ्रेट सोर्स वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर लेता है, तो वो थ्रेट को पैदा करता है। कहने का मतलब है कि थ्रेट सोर्स है पावर टर्मिनल, जहां से थ्रेट पैदा हो रहा है, और उस थ्रेट सोर्स में एक वनरेबिलिटी है। वो वनरेबिलिटी जैसे ही एग्जीक्यूट होती है उसको थ्रेट कहते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्रेट सोर्स और वनरेबिलिटी। ये हमारी स्टडी में एग्जामिनेशन में इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो वनरेबिलिटी बेसिकली क्या है, वीकनेस है जो एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली एक्सप्लॉइट हो जाती है। और थ्रेट सोर्स क्या है, कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस है जो आईटी सिस्टम को हार्म कर सकता है। थ्रेट सोर्स नेचुरल हो सकते हैं, मैनमेड हो सकते हैं। और थ्रेट सोर्स जहाँ पर वनरेबिलिटी नहीं है वहाँ थ्रेट सोर्स प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। यानी पावर सिस्टम अपने आप में तब तक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता है जब तक कि वहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट या कोई प्रॉब्लम हो। मतलब पावर सिस्टम अपने आप में कोई हार्म नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वहाँ वनरेबिलिटी है, शॉर्ट सर्किट हो गई या कोई आग लग गई या वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो गया, वोल्टेज फ्लक्चुएशन एक वनरेबिलिटी हो सकती है, मतलब पावर फ्लक्चुएशन एक वनरेबिलिटी हो सकती है। पावर सोर्स अपने आप में जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। उसके बाद हमारी स्टडी कहती है कि हम थ्रेट आइडेंटिफिकेशन के लिए कई ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, वो सेपरेट कॉर्पोरेट ग्रुप्स बनाते हैं। मतलब थ्रेट सोर्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए सेपरेट कॉर्पोरेट ग्रुप्स बनते हैं। तो ये सेपरेट कॉर्पोरेट ग्रुप्स क्या करते हैं, ये थ्रेट डेटा रखते हैं अपने पास, डेवलप करते हैं और मेंटेन करते हैं। यानी जो चेंज हो रहा है, मतलब पहले एक तो थ्रेट डेटा बनाएंगे सेपरेट कॉर्पोरेट ग्रुप, और उसके बाद क्या है कि उसको अपडेट करते रहेंगे, और फिर उसके बाद ये इस डेटा को ऑर्गेनाइजेशन को अवेलेबल कराते हैं या रिस्क असेसमेंट टीम्स को अवेलेबल कराते हैं। तो रिस्क असेसमेंट टीम के पास ये डेटा पर्टिकुलर रहता है, और इससे रिस्क असेसमेंट टीम डिसीजंस ले सकती हैं। तो सेपरेट कॉर्पोरेट ग्रुप्स ने थ्रेट डेटा बनाया, और थ्रेट डेटा कहाँ से कलेक्ट किया इन्होंने, इंटरनल एक्सटर्नल गवर्नमेंट एजेंसी सबसे या कोई और एजेंसीज़ हैं उनसे ये थ्रेट डेटा बना दिया। अब थ्रेट डेटा ऑर्गेनाइजेशन के पास आ गया। ऑर्गेनाइजेशन इसके बेसिस पर एक बेसलाइन थ्रेट स्टेटमेंट क्रिएट करता है। बेसलाइन थ्रेट स्टेटमेंट्स जो है थ्रेट को आइडेंटिफाई करता है, इनसाइडर से आउटसाइडर से। इनसाइडर एम्प्लॉय हो सकते हैं, सपोर्ट पर्सनल हो सकते हैं, या फॉल्टी प्रोसेसेस हैं, सिस्टम इंड्यूस्ड इवेंट्स हैं। मान लिया सिस्टम कोई फॉल्ट क्रिएट कर देता है, तो फॉल्टी प्रोसेसेस से बेसलाइन थ्रेट स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। यानी कि अगर हम समराइज़ करें, हमारी स्टडी जो हमें बता रही है वो ये बता रही है कि सबसे पहले तो 3 चीज़ें होती हैं। बोलती है एक थ्रेट होता है, थ्रेट सोर्स होता है, वनरेबिलिटी होती है। दूसरी चीज़ है, हमारी स्टडी ने थ्रेट सोर्स और वनरेबिलिटी को डिफाइन किया है। उसके बाद उसने ये बोला है थ्रेट सोर्स तब तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता है जब तक वनरेबिलिटी आप एक्सप्लॉइट नहीं करें। यानी कि पावर अगर है आपकी, जब तक शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
और फिर उसके बाद उसने ये बोला है कि भाई आपको कंट्रोल्स बनाने पड़ेंगे, थ्रेट सोर्स और वनरेबिलिटी पर कंट्रोल्स रखने पड़ेंगे। उसके बाद हमारी स्टडी कहती है कि सेपरेट कॉर्पोरेट ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। सेपरेट कॉर्पोरेट ग्रुप्स क्या करते हैं, थ्रेट डेटा बनाते हैं। और ये थ्रेट डेटा कैसे बनाते हैं, मेंटेन कैसे करते हैं, बनाते हैं, डेवलप करते हैं पहले, फिर एक लिस्ट बना देंगे थ्रेड्स की और उसको मेंटेन करेंगे और उसको बाद में अपडेट करते रहेंगे। मेंटेनेंस का मतलब अपडेट करते रहना, उसको अपडेट करते रहेंगे। तो सेपरेट कॉर्पोरेट ग्रुप्स, जो ऑर्गेनाइजेशन का सेपरेट कॉर्पोरेट ग्रुप है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, वो गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह से ये डेटा, थ्रेट डेटा कलेक्ट करेगा और इसे रिस्क असेसमेंट टीम्स को अवेलेबल कराएगा, ऑर्गेनाइजेशन को अवेलेबल कराएगा। तो फिर उसके बाद क्या है कि एक बेसलाइन थ्रेट स्टेटमेंट क्रिएट किया जाएगा, बेसलाइन थ्रेट स्टेटमेंट क्रिएट किया जाएगा। और इस बेसलाइन थ्रेट स्टेटमेंट में देखा जाएगा कहाँ से थ्रेट हो सकता है, इनसाइड और आउटसाइड। इससे क्या होगा, एक डॉक्यूमेंटेड थ्रेट आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। फिर सिनेरियोज डेवलप किए जाएंगे। तो यानी कि सेपरेट कॉर्पोरेट ग्रुप ने बेसलाइन थ्रेट स्टेटमेंट, थ्रेट डेटा बनाया और उसके बाद बेसलाइन थ्रेट स्टेटमेंट डेवलप किया। उसके बाद रिस्क असेसमेंट टीम ने सिनेरियोज डेवलप किया कि आग लग गई, आग लग सकती है, ये हो सकता है कि करंट ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर्स वो देखेंगे, टेक्निकल एप्लीकेशंस देख लेंगे और फिर देखेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या फ्लड आ सकता है, या फिर ऐसा है कि सॉफ्टवेयर में कोई बग आ सकता है, या फिर जो आपकी टेलीफोन लाइंस हैं वो बैठ सकती हैं, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है। मतलब कोई भी कंटिंजेंसी जो है वो उसको देखेंगे, रिस्क असेसमेंट टीम उसको देखेगी और डिफरेंट सिनेरियोज़ के बारे में स्टडी करेगी। एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में असल में ये रिस्क असेसमेंट टीम्स और ये सिनेरियोज़ की बात क्यों हो रही है, क्योंकि ऐसा है कि बेसिकली क्या है, आर्मी ये काम करती है, वॉर गेम्स होते हैं वहाँ पर, वो सिमुलेशन करते हैं सारे थ्रेट्स का। ये जो कॉन्सेप्ट आया ये आर्मी से आया। तो वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये आइडेंटिफिकेशन है, ये इस सेक्टर में ये एसेट्स हैं, और फिर वो क्या करते हैं, थ्रेट को आइडेंटिफाई करते हैं और थ्रेट को हर तरीके से सिमुलेशंस करते हैं। इवन पेंटागन के पास आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं जो वॉर गेम्स सिमुलेट करते हैं कि हर सिनेरियो में क्या होगा। तो उसी तरीके से एक रिस्क असेसमेंट टीम सिनेरियोज डेवलप कर सकती है। वो अगर एडवांस ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत $1 बिलियन ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशन कर सकती है। अदरवाइज ब्रेनस्टॉर्मिंग होकर सोचा जा सकता है कि भाई क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, थ्रेड्स के क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। तो जो रिस्क असेसमेंट टीम सारे थ्रेट्स को देखेगी और वो देखेगी भाई अनऑथराइज इंडिविजुअल को इन्फॉर्मेशन तो डिस्क्लोज नहीं हो रही है, लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन तो नहीं हो रही है। कई बार ऐसा है कंप्यूटर मेल फंक्शन की वजह से कंपनी कंप्यूटर को एक्सेस ना कर पा रही हो, कम्युनिकेशन का लॉस हो जा रहा हो, ये सारी चीज़ें देखेगी कहाँ से थ्रेट आ रहा है। और थ्रेट का पर्सपेक्टिव क्या होगा, बिजनेस कंटिन्यूटी को थ्रेट, यानी बिजनेस में प्रॉब्लम ना आए, बिजनेस डाउन ना हो। तो बेसिकली इस पर्सपेक्टिव से वो देखेगी। और फिर ऐसा है क्या कहते हैं, वो क्या करेगी कि जो बेसलाइन थ्रेट स्टेटमेंट है उसमें क्या है, लोकल थ्रेट डेटा को भी ऐड करेगी। मालूम पड़ा एक कंपनी है, उसके 25 जगह ऑफिस हैं, तो वहाँ पर लोकल थ्रेट्स क्या हैं। अगर एक कंपनी समुद्र के किनारे है तो वहाँ पर सुनामी का खतरा हो सकता है। अगर एक नदी के किनारे फ्लडिंग का खतरा हो सकता है। एक अर्थक्वेक के वहाँ पर है, वहाँ पर अर्थक्वेक का खतरा हो सकता है। एक जगह हीट, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर आग का खतरा हो सकता है। मतलब उसकी इस तरीके से जो लोकल थ्रेट्स हैं वो भी देखनी पड़ेंगी और बेसलाइन थ्रेट स्टेटमेंट में हमने डालनी पड़ेंगी। उसके बाद जो अगला टॉपिक हमारी स्टडी वो बोलती है एक्सपोजर या वनरेबिलिटी असेसमेंट। बेसिकली यहाँ पर टाइम एंड कॉस्ट कंसिडरेशन देखी जाती है। यानी कि पहले एसेट्स को आइडेंटिफाई कर दिया, फिर देखा उस एसेट्स को किससे थ्रेट है और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, थ्रेट्स को प्रायोरिटाइज कर दिया, थ्रेट्स के लिए बेसलाइन थ्रेट स्टेटमेंट बना दिया। यानी पहले आपने क्या किया, उसे डिवाइड किया है, एसेट को डिवाइड किया है भाई क्या एसेट क्रिटिकल है, वाइटल है, नॉन क्रिटिकल है या कैसा एसेट है, सेंसिटिव है या नॉन क्रिटिकल है, एसेट का क्लासिफिकेशन किया। उसके बाद थ्रेट्स का क्लासिफिकेशन किया। थ्रेट्स को आपने पहले थ्रेट्स देखी, थ्रेट सोर्स देखा, वनरेबिलिटीज़ देखी और फिर उसके बाद क्या है, बेसलाइन थ्रेट स्टेटमेंट बनाया और उसमें थ्रेट्स को प्रायोरिटाइज किया कि कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं। अगर दिल्ली में सुनामी नहीं आ सकती,
अगर दिल्ली में सुनामी आ गई का इफेक्ट आया तो इसका मतलब पूरा दुनिया गायब हो गई। उतनी बड़ी सुनामी नहीं आ सकती। वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉम्बे या इस जगह आएगी, समुद्र के किनारे इलाकों में आएगी। तो बेसिकली आप प्रायोरिटाइज करोगे, बेसलाइन थ्रेट स्टेटमेंट बनाओगे, बेसलाइन थ्रेट स्टेटमेंट बनाओगे। तो अब आपने थ्रेट्स आइडेंटिफाई कर दिया। अब कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखोगे, आप देखोगे टाइम एंड कॉस्ट कंसिडरेशन, आप देखोगे कितनी टाइम में ये थ्रेट्स, आप थ्रेट्स आइडेंटिफाई होगी, एसेट्स आइडेंटिफाई हो गए, अब क्रिटिकल एसेट्स आइडेंटिफाई हो गए, उसके अगेंस्ट थ्रेट मैप कर दी गई है। अब ये देखोगे भाई कितनी कॉस्ट लगेगी अगर मान लिया थ्रेट मटेरियलाइज हो जाती है, चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो उसमें उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, कॉस्ट कंसिडरेशन क्या होगा, कितनी टाइमिंग क्या आएगी, कितनी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन अप एंड रनिंग हो जाएगा। थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो गई, मालूम पड़ा आग लग गई। अब पूरे बुरे से बुरे सिनेरियो देख लीजिए, पूरा एक पूरे बिल्डिंग जल गई सपोज, या कुछ हो गया पर्टिकुलर, तो उसके बाद उस सिस्टम अप एंड रनिंग होने में कितना टाइम लगाएगा। ये एक्सपोजर या वनरेबिलिटी असेसमेंट करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, क्रिटिकल रिसोर्सेज को एनालाइज करेगा, मतलब एसेट्स को आइडेंटिफाई करेगा, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद डिस्ट्रप्टिव इम्पैक्ट डिटरमाइन करेगा, भाई कि उस एसेट्स या रिसोर्स में क्या डिस्ट्रप्टिव इम्पैक्ट्स होंगे। तो जब ये आइडेंटिफाई करेगा और एनालाइज करेगा, तो फिर उसके बाद वो देखेगा कि आउटेजेस क्या हो सकते हैं और आउटेजेस को एनालाइज करेगा। आउटेजेस को कैसे एनालाइज करेगा, दो तरीके से एनालाइज करेगा। पहला, इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रप्शन, कितने टाइम तक ये डिस्ट्रप्शन हुआ। दूसरा इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रप्शन देखेगा, रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं, कितनी कॉस्ट खर्च हो रही है। तो मतलब दो तरीके से देखेगा। सबसे पहले उसने देखा कि भाई आग लग गई, तो सबसे पहले वो देखेगा मैक्सिमम अलाउएबल टाइम क्या है, कि जितने पीरियड में सिस्टम अप एंड रनिंग होना चाहिए। अगर एटीएम है तो फटाफट होना चाहिए। अगर मान लिया सपोज कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर हो सकता है 1 या 2 दिन भी अगर ना चले तो कोई बात नहीं। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वहाँ पर मैक्सिमम अलाउएबल टाइम डिटरमाइन करना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि कितने समय में ये सिस्टम वापस काम में आ जाए। अगर मान लिया सपोज कॉल सेंटर नहीं है आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल बैकएंड आउटसोर्सिंग होती है, यूएस की कंपनी इंडिया में आउटसोर्स कर देती है, तो कई जगह वॉइस कॉलिंग हो रही होती है, वहाँ HSBC बैंक वगैरह के सपोर्ट दिया जाता है। अगर मान लिया वहाँ पर HSBC बैंक में कोई कस्टमर, यूएस का कस्टमर कॉल करेगा, तो कॉल इंडिया में डाइवर्ट हो जाती है। वहाँ पर रियल टाइम बातें हो रही होती हैं। तो चूँकि वहाँ पर रियल टाइम बातें हो रही होती हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैक्सिमम अलाउएबल टाइम निल हो, सिस्टम कंटिन्यूसली रन कर रहा हो, सिस्टम बैठे नहीं। अगर 1-2 मिनट बैठ गए तो वो ठीक है, 1 मिनट हो सकता है मैक्सिमम अलाउएबल टाइम, 1 मिनट के लिए कॉल डाउन हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मान लिया सपोज एक अकाउंटिंग आउटसोर्स कर रखी है, अकाउंटिंग में क्या होता है, महीने में 1 बार रिपोर्ट आती है, तो सिस्टम 3 दिन डाउन हो गया, 4 दिन डाउन हो गया, तब भी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला कि देखा जाएगा कि जो आप इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रप्शन देखोगे, और सबसे पहले ओवर टाइम देखोगे, और आप ये देखोगे ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास एसेट्स हैं, उनका क्लासिफिकेशन है, थ्रेट्स हैं, और उसके आगे मैक्सिमम अलाउएबल टाइम होना चाहिए। मतलब जो भी एसेंशियल फंक्शंस हैं, जो भी क्रिटिकल फंक्शंस हैं, अगर थ्रेट मटेरियलाइज हो गई है और वो सिस्टम्स डाउन हो गए, तो क्या मैक्सिमम अलाउएबल टाइम है जिसमें वो अप एंड रनिंग होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान ना पहुंचे। दूसरा चीज़ ये है कि आप रिसोर्सेज देखोगे। आप ये देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशन, अगर मान लिया सपोज कोई लॉस होता है, मतलब अगर सिस्टम, क्रिटिकल सिस्टम डाउन होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा, लेकिन उसको मैक्सिमम अलाउएबल टाइम में अप एंड रनिंग करने में कॉस्ट भी लगेगी। अगर आप चाहते हो सिस्टम बिल्कुल डाउन ना हो, 1 मिनट, अगर 1 मिनट से ज़्यादा डाउन ना हो, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। अगर आप कहते हो कि 1 दिन डाउन हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाए, तो उसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। जैसे जैसे आप रियल टाइम की तरफ बढ़ते चले जाते हो, वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। तो
आपको एक ऑप्टिमम पॉइंट डिटरमाइन करना पड़ेगा, जैसे कहते हैं ऑप्टिमम पॉइंट टू रिकवरी, मतलब वहाँ पर था मैक्सिमम अलाउेबल टाइम, यहाँ है ऑप्टिमम पॉइंट टू रिकवरी। मतलब वो ऑप्टिमम पॉइंट क्या है, कितनी कॉस्ट आप इनकर करोगे। कॉस्ट ऑफ इनऑपरेबल सिस्टम क्या है, अगर सिस्टम इनऑपरेबल रहता है तो उसकी कॉस्ट क्या है, और कॉस्ट ऑफ रिसोर्स क्या है उस सिस्टम को रिस्टोर करने में। दोनों को देखोगे, जहाँ पर दोनों मैच करती हैं वो ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ रिकवरी है, या ऑप्टिमम टाइम टू रिकवरी है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रप्शन देखोगे, उसके बाद देखोगे रिसोर्स में क्या इफेक्ट आएगा, डिपेंडेंट सिस्टम में क्या इफेक्ट आया, कैस्केड इफेक्ट तो नहीं आता है कि अगर मान लीजिए एक सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरा सिस्टम उस पर फेल हो जाएगा, इस तरीके से कैस्केड इफेक्ट तो नहीं आता है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स तो नहीं, ये देखोगे। एक बार देख कर फिर आप ये देखोगे कि जो इनऑपरेबल सिस्टम की कॉस्ट क्या है, टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करोगे, उसे एक ग्राफ बना लोगे कि टाइम के अगेंस्ट अगर सिस्टम एक दिन 1 मिनट डाउन रहा तो क्या होगा, 2 मिनट डाउन रहा तो कॉस्ट क्या आएगी, 1 घंटे डाउन रहा तो क्या कॉस्ट आएगी, 1 दिन डाउन रहा तो क्या कॉस्ट आ जाएगी। और दूसरा तरफ आप करोगे कि अगर मान लिया सपोज उसको रिस्टोर करने के लिए रिसोर्स की कॉस्ट क्या आएगी, 1 मिनट में क्या आएगी, 2 मिनट में क्या आएगी, 1 घंटे में क्या आएगी, 1 दिन में क्या आएगी, 1 वीक में क्या आएगी। तो वो जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो ऑप्टिमम पॉइंट टू रिकवरी होगी, यानी उतने पीरियड में रिकवरी होनी चाहिए। अब आपके पास 2 चीज़ें होंगी, मैक्सिमम अलाउेबल टाइम होगा और ऑप्टिमम पॉइंट टू रिकवरी होगी। अब आपको डिसीजन लेना है, अब मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है कि वो ऑप्टिमम कॉस्ट से ज़्यादा कॉस्ट लगाना चाहता है। कई बार कंपनी की रेपुटेशन का सवाल होता है, तो वो कहता है नहीं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, इज्जत ज़्यादा मैटर करती है, गुडविल ज़्यादा मैटर करती है। और कई बार उल्टा होता है, बोलता है गुडविल उतनी इम्पेयर नहीं होगी। तो ये कंसिडरेशंस उन्हें देखने पड़ेंगे। तो ये एक्सपोजर, यह वनरेबिलिटी असेसमेंट है। इसके बाद हमारी स्टडी कहती है कि एक तरफ तो कॉस्ट एंड टाइम ऑफ डिस्ट्रप्शन है, दूसरा एक्सेप्टेबल डिस्ट्रप्शन टाइम है। ये एक बार हमें पता चल गया तो फिर हम रिकवरी स्ट्रेटेजी को डेवलप कर सकते हैं और प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। और कंटिजेंसी प्लान को जब एक्टिवेट कर रहे होंगे उस टाइम पर इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले जो पॉलिसी बनी होगी, इन कंसिडरेशंस के अनुसार जो पॉलिसी बनी होगी उससे कंटिजेंसी प्लान को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अब क्या होता है कि मालूम पड़ा, कई बार क्या होता है कि सिस्टम को आपको 4 घंटे में रिकवर करना है, तो आपको 4 घंटे में रिकवर करना पड़ेगा, आपने डिसाइड कर लिया। लेकिन कई बार क्या होता है, अधिकतर सिस्टम तो 24 घंटे के लिए उनकी टॉलरेबल लिमिट होती है 24 घंटा, लेकिन क्रिटिकल कंपोनेंट की सपोज 8 घंटा या 4 घंटा है, तो आपको प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर क्रिटिकल एसेट को 4 घंटे या 8 घंटे में आपको अप एंड रनिंग बनाना पड़ेगा। रिकवरी स्ट्रेटेजी को प्रायोरिटाइज करके आप क्या करोगे कि आप टाइम, एफर्ट, कॉस्ट सब सेव करोगे, क्योंकि एक जो बहुत क्रिटिकल, क्योंकि अल्टीमेटली तो क्या है, पूरा सिस्टम अप एंड रनिंग होना चाहिए, लेकिन आपने क्रिटिकल रिसोर्सेज डिटरमाइन कर लिया और बोला कि इस पर्टिकुलर रिसोर्स को 4 घंटे में अप एंड रनिंग होना चाहिए, ये 3 घंटे में होना चाहिए, ये पर्टिकुलर सिस्टम कभी बंद नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पावर है, पावर कंटिन्यूस चलनी चाहिए। तो सबसे पहले आप पावर को देखोगे, अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई और सारा सिस्टम बैठ गया सपोज, तो सबसे पहले पावर देखोगे कि पावर चल रही है नहीं चल रही, पावर को अप एंड रनिंग बनाओगे। उसके बाद दूसरी चीज़ें स्टार्ट करते चले जाओगे। और पावर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, पावर फेलियर होगी तो पूरा IT सिस्टम फेल हो जाएगा, कैस्केड रिएक्शन हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इसे कहते हैं प्रायोरिटाइज करना, रिकवरी स्ट्रेटेजी को प्रायोरिटाइज करना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारी स्टडी एक और चीज़ कहती है, वो कहती है कि जैसे आपने ये सारी चीज़ का एनालिसिस कर लिया, यानी कि आपने एसेट्स को क्लासीफाई कर लिया, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, बेसलाइन थ्रेट स्टेटमेंट बना लिया, उसके बाद कॉस्ट कंसिडरेशन देख लिए, टाइम कंसिडरेशंस देख लिए। उसके बाद कई सिस्टम्स में आप ये देखोगे कि प्रिवेंटिव मेथड्स ज़्यादा बेटर होती हैं। मतलब एक बार डिज़ास्टर हो जाए उसके बाद आप करेक्टिव मेजर्स ले रहे हो, वो अच्छे नहीं होते हैं, प्रिवेंटिव मेथड्स प्रेफरेबल होती हैं। सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए उसके बाद ठीक करो,
यानी कि गड़बड़ी होने के बाद ठीक करना करेक्टिव मेजर्स होते हैं, और गड़बड़ी होने से ठीक के से पहले मेजर्स लेना प्रिवेंटिव मेथड्स होते हैं। तो दो मेथड्स होते हैं, प्रिवेंटिव मेथड्स और करेक्टिव मेथड्स। तो प्रिवेंटिव मेथड्स जो हैं वो लेना ज़्यादा बेटर रहता है कई सर्कमस्टेंसेस में। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा प्रिवेंटिव मेथड्स लेने कि करेक्टिव मेथड्स लेने। इसके बाद फाइनली जब आप ये सब देख लोगे, एसेट्स को प्रायोरिटाइज कर लोगे, एसेट्स को क्लासिफाई कर लोगे, क्रिटिकल में, आपके नॉन क्रिटिकल में, क्रिटिकल, सेंसिटिव, वाइटल, क्रिटिकल, वाइटल, सेंसिटिव और नॉन क्रिटिकल में उनको डिवाइड कर दोगे, और बेसलाइन थ्रेट स्टेटमेंट बना दोगे, टाइम और कॉस्ट कंसिडरेशन देख लोगे, एक्सपोजर वनरेबिलिटी असेसमेंट कर लोगे। तो उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करोगे। अगला टॉपिक जो है हमारा स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है। तो अब जब आप ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करो तो दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क एलिमिनेशन और रिस्क मिटिगेशन। रिस्क एलिमिनेशन का मतलब रिस्क को एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो। रिस्क मिटिगेशन मतलब रिड्यूस कर दो रिस्क को। अब क्या होता है कि रिस्क जो मिटिगेशन होता है वो एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस करता है रिस्क को, लेकिन रिस्क रह जाता है। लेकिन अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर काम करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस लेना चाहते हैं, तो कई केसेस में क्या होता है रिस्क 100% मिटिगेट नहीं होगा, सॉरी रिस्क एलिमिनेट नहीं होगा, रिस्क 100% एलिमिनेट नहीं होगा। अगर 100% करना चाहोगे तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। मालूम पड़ा आपने सिस्टम बनाया, उसके बाद उसका बैकअप बनाया, और फिर आप कह रहे हो रिस्क 0 होना चाहिए, उसका भी बैकअप बना रहे हो। तो कई जगह पर रिस्क मिटिगेशन की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक का डेटाबेस, अगर मान लीजिए सपोज आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्या क्या आपने ट्रांजेक्शन किए, ये बैंक के पास होना बहुत ज़रूरी है। और अगर बैंक का एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज डेटाबेस है, आज की डेट में बैंक का सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है, तो उसके पास एक बैकअप सिस्टम होना चाहिए। लेकिन कई बार बैकअप सिस्टम और मेन सिस्टम फेल हो गए तो एक थर्ड सिस्टम भी रखा जा सकता है, और वो भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ फेलियर के चांसेस नहीं है। वहाँ अगर फेलियर हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वहाँ रिस्क एलिमिनेशन करना है आपको। बैंक का सेंट्रलाइज डेटाबेस अनअवेलेबल हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। मतलब एक ख़राब हो जाए तो कुछ समय के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा है कि वो डेटा रिकवर होना चाहिए, वो डेटा का लॉस नहीं हो सकता। लॉस ऑफ डेटा जो है बैंक का, अपने कस्टमर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर के अकाउंट के ट्रांजैक्शंस के बारे में इन्फॉर्मेशन है, वो अनएक्सेप्टेबल है, उसका लॉस होना अनएक्सेप्टेबल है। आप बैंक में जाओगे, 1 लाख रुपया उसमें पड़ा हुआ है सपोज़, और कल की डेट में आपने 20,000 रुपया डाला, तो सपोज़ 20,000 रुपया डालने से पहले का तो बैकअप है जब 1 लाख रुपया है, लेकिन 1,20,000 होने के बाद सिस्टम जो है जो डेटाबेस फेल हो गया। अब आप जाते हो 1 लाख रुपया देखते हो, तो आपका बैंक से ट्रस्ट उठ जाएगा, और आपका ही नहीं 10, आपकी कहानी सुन के 100 लोगों का, 1000 लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, और बैंक बैंकरप्ट हो सकता है, क्योंकि बैंक ट्रस्ट पर काम करता है। एक बार पता चल गया कि ये बैंक जो है ट्रस्टवर्दी नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वहाँ पर रिस्क एलिमिनेट करना पड़ेगा, लेकिन रिस्क एलिमिनेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और रिस्क मिटिगेशन की कॉस्ट बहुत कम होती है। रिस्क को कम करने की कॉस्ट बहुत कम होती है। एक एक्सेप्टेबल लेवल पर रिस्क को आप रिड्यूस कर रहे हो, उसकी कॉस्ट कम होती है। मालूम पड़ा आपका पावर सिस्टम है, पावर फेलियर है, पावर फेलियर ना हो, आप जैसे नॉर्मल बैंक में काम करते हो या कहीं पर काम करते हो, या कहीं पर मालूम पड़ा आपका एक कोई कंपनी है, वहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रिसिटी लाइन ले रखी, और एक सपोज़ नीचे आपने जेनसेट रखा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी चलेगी तो जेनसेट काम कर जाएगा, जेनसेट चला गया तो जेनसेट में प्रॉब्लम आ गई तो दूसरा स्टैंड बाई जेनसेट है। आपने रिस्क को मिटिगेट कर लिया, लेकिन कई जगह पर रिस्क एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जापान में फुजिकामा आपका
पावर स्टेशन जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन था उसमें सुनामी आई। उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में 3 लाइंस थी उसमें इलेक्ट्रिसिटी की, इंडिपेंडेंट लाइंस, 3 अलग अलग जगह से इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी और 3-4 जेनसेट्स थे, इंडिपेंडेंट जेनसेट्स थे। तो वहाँ पर रिस्क एलिमिनेशन की ज़रूरत थी, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी 1 सेकंड के लिए भी जाए ये बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट है। लेकिन उसके बावजूद भी वो फेल हो गया, क्योंकि सुनामी आई, उसने जेनसेट्स भी बंद कर दिए और इलेक्ट्रिसिटी भी के जो पोल्स वगैरह हैं वो सब बहा गए, इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफार्मर वगैरह सब चले गए। सुनामी आई, पानी आया, उसने सबको डिस्टर्ब कर दिया। तो वहाँ पर क्या हुआ, डिज़ास्टर हो गया। और आज की डेट में न्यूक्लियर फॉलआउट उसमें से निकलता जा रहा है, न्यूक्लियर रेडिएशन उसमें से निकलता जा रहा है। तो कई जगह पर रिस्क एलिमिनेशन की ज़रूरत है और कई जगह पर रिस्क रिडक्शन की ज़रूरत या रिस्क मिटिगेशन की ज़रूरत है। तो हम ये देखेंगे, हमारा इस ऑब्जेक्टिव्स जब हम बना रहे होंगे, बीसीपी के ऑब्जेक्टिव्स जब हम फॉर्मुलेट कर रहे होंगे, तो हमारा गोल ये होगा, पहला गोल तो ये होगा, एलिमिनेट कर दो एक्सपोजर को अगर पॉसिबल है। नहीं तो आप क्या करोगे, मिनिमाइज़ करोगे रिस्क को, या तो रिस्क को एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन एलिमिनेशन में कई जगह कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो रिस्क मिटिगेशन में क्या होगा कि आप प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, आपको रिस्क एलिमिनेट करना है तो ख़त्म करना है, लेकिन रिस्क मिटिगेशन करना है, कम करना है, तो पहले प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा और एप्रोप्रिएट कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के अनुसार, जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस रिकमेंड करती है। वो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बताएगी कि ये लेवल ऑफ रिस्क एक्सेप्टेबल है। रिस्क एलिमिनेट करना है तो ख़त्म कर दो, तो वहाँ तो कोई क्वेश्चन नहीं, कोई बात ही नहीं। लेकिन आपको रिस्क रिड्यूस करना है, रिस्क मिटिगेशन करना है, तो पहले तो ये होना चाहिए, पहले तो आप ये रीज़न दोगे रिस्क एलिमिनेट क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, मिटिगेट क्यों कर रहे हो, तो उसमें आप बताओगे कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं है। फिर आप ये बताओगे एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क क्या है, और फिर उसी के अनुसार उस लेवल तक रिस्क को मिटिगेट करोगे। तो रिस्क मिटिगेशन में क्या है कि आप प्रायोरिटाइज करोगे, इवैल्यूएट करोगे और उसके बाद इंप्लीमेंट करोगे, मतलब उसी के बाद कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करोगे। और ये जो कंट्रोल्स हैं वो कौन रिकमेंड करेगा, वो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस रिकमेंड करेगी। क्योंकि हमने जैसे अभी पढ़ा कि एलिमिनेशन सारे रिस्क का इम्प्रैक्टिकल है, इम्पॉसिबल है। जैसे फुजीकामा में हुआ था, अल्टरनेट लाइंस भी थी, फिर भी 0% रिस्क नहीं रहा। वहाँ पर भी वो 40 साल से न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहे हैं और वहाँ 85 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने सोचा रिस्क 0 हो गया, वहाँ रिस्क एलिमिनेट हो गया, लेकिन रिस्क एलिमिनेट नहीं हुआ। तो इसलिए 0 रिस्क करना बहुत इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकल होता है कई जगह पर। तो ये सीनियर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लीस्ट कॉस्ट अप्रोच ले और लीस्ट कॉस्ट अप्रोच लेकर एप्रोप्रिएट कंट्रोल लगाए और एक्सेप्टेबल लेवल तक रिस्क को रखे और जो इम्पैक्ट है, एडवर्स इम्पैक्ट है, मिनिमाइज कर दे उसे। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है, मान लिया सपोज सर्विस इंडस्ट्री है तो उसका मिशन क्या है, सर्विस करना। बैंक है तो उसका क्या है, अपने कस्टमर को सर्विस देना। तो वो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मिशन है उस पर मिनिमम एडवर्स इम्पैक्ट आए। इसके बाद हमारी स्टडी कुछ फैक्टर्स बताती है जिसको कंसिडर करना पड़ेगा और उसके बाद कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। मतलब रिस्क को एक मिनिमम लेवल पर, अगर हम रिस्क मिटिगेशन कर रहे हैं, रिस्क को रिड्यूस कर रहे हैं एक्सेप्टेबल लेवल पर, तो कुछ फैक्टर्स हमें देखने पड़ेंगे। उसमें सबसे पहले है कि आप सेफ्टी और रिलायबिलिटी देखोगे, ऑपरेशनल इम्पैक्ट है क्या देखोगे, उसके बाद लेजिस्लेशन और रेगुलेशन देखोगे, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी देखोगे, उसके बाद आप ये देखोगे कि रिकमेंडेड ऑप्शंस जो हैं उसकी क्या इफेक्टिवनेस है, मतलब जैसे सिस्टम कॉम्पेटेबल हैं कि नहीं हैं, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। और उन फैक्टर्स को देखने के बाद रिस्क मिटिगेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर दोगे। तो ये जो सब होता है ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में होता है, यानी कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हमें ये फैक्टर्स बताएगा। उन फैक्टर्स के अनुसार फिर हम आगे काम करेंगे।
इसके अलावा हमारी स्टडी एक चीज़ और बताती है कि रिकमेंडेशन जो हमें आई है, मतलब कंट्रोल रिकमेंडेशन आई है, तो कई बार क्या होता है कि वो सारी रिकमेंडेशन हम अप्लाई नहीं कर पाते, प्रैक्टिकली हम अप्लाई नहीं कर पाते। तो उस केस में फिर हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लेना पड़ेगा और फिर ये देखना पड़ेगा कि ऑपरेशनल इम्पैक्ट क्या है और फिजिबिलिटी क्या है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या है, यूज़र एक्सेप्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ देखकर उसके बाद रिस्क मिटिगेशन प्रोसेस में आगे बढ़ना पड़ेगा। फाइनली हमें डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा इन सब चीज़ों का। रिस्क असेसमेंट एक बार कंप्लीट हो गया है, एसेट आपने एसेट आइडेंटिफाई कर दिया, थ्रेट सोर्स आइडेंटिफाई कर दिया, वनरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई कर दिया, रिस्क को एसेस कर दिया, रिकमेंडेशन आपके पास है, तो ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक ऑफिशियल रिपोर्ट होनी चाहिए और ब्रीफिंग होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिस्क, क्योंकि रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट जो है मैनेजमेंट रिपोर्ट है बेसिकली, और चूंकि ये एक मैनेजमेंट रिपोर्ट है तो इसमें क्या है कि रिकवरी स्ट्रेटेजीज जो हैं जस्टिफाई की जाती हैं। मतलब इसमें क्या है कि कौन सी रिकवरी स्ट्रेटेजी आप क्यों रख रहे हो, वो सारी चीज़ें जस्टिफाई की जाती हैं। तो रिस्क असेसमेंट अप्रोच रिपोर्ट एक मैनेजमेंट रिपोर्ट है और ये क्या करती है, सीनियर मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। पॉलिसी डिसीजंस है, प्रोसीजरल डिसीजंस है, बजटरी डिसीजंस है, सिस्टम ऑपरेशनल डिसीजन है, और कोई चेंजेस करने, मैनेजमेंट चेंजेस जो हैं उनके रिगार्डिंग डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। तो ये रिपोर्ट मतलब कंडीशंस आइडेंटिफाई करती है, टास्क आइडेंटिफाई करती है, स्टैंडर्ड्स आइडेंटिफाई करती है और रिकवरी स्ट्रेटजीज़ को जस्टिफाई करती है। तो इस पूरे चैप्टर को अगर हम समराइज़ करना चाहें तो हम ये समराइज़ कर सकते हैं कि सारी बिजनेस प्रोसेसेस या सारे सिस्टम्स क्रिटिकल नहीं होते और वो बराबर रूप से वनरेबल भी नहीं होते। मालूम पड़ा अगर एक कंपनी है उसमें एक कंप्यूटर है और एक टेबल चेयर है, अगर आग लग गई तो कंप्यूटर ज़्यादा वनरेबल है, टेबल चेयर कम वनरेबल है। अगर आपका डेटाबेस सर्वर है तो वो और ज़्यादा वनरेबल है। अगर डेटाबेस सर्वर नहीं जलना चाहिए, आपका चेयर जल सकती है, रिप्लेस हो सकती है। तो ऑब्जेक्टिव हमारे जो रिस्क असेसमेंट का है ये आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रोसेसेस और वो सिस्टम जिनमें रिस्क ज़्यादा है, जो ज़्यादा वनरेबल हैं, जो इर्रिप्लेसेबल हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। उसको आइडेंटिफाई एक बार आपने कर लिया तो उसके बाद आप उसी हिसाब से उसको सिक्योर करते हो। तो रिस्क असेसमेंट की प्रोसेस में 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले एक सिस्टम को क्लासीफाई करोगे, आप बताओगे क्रिटिकल है, वाइटल है, सेंसिटिव है, नॉन क्रिटिकल है। क्रिटिकल है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वाइटल है जैसे बॉडी के वाइटल साइंस कहे जाते हैं, तो वाइटल साइंस, वाइटल मतलब ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्रिटिकल, वाइटल, क्रिटिकल तो बिल्कुल क्रिटिकल है, वाइटल क्रिटिकल से थोड़ा प्रायोरिटी लेवल पर लेस है, सेंसिटिव ठीक है, नॉन क्रिटिकल क्रिटिकल नहीं है। तो हम ये इस लेवल पर आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद एक बार एसेट्स आइडेंटिफाई कर लिए तो थ्रेट्स और थ्रेट सोर्स आइडेंटिफाई करेंगे, फिर वनरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद पोटेंशियल एक्सपोजर आइडेंटिफाई करेंगे। पोटेंशियल एक्सपोजर का मतलब क्या हुआ कि टाइम और कॉस्ट क्या होगी अगर डिस्ट्रप्शन हो गया, और एक्सेप्टेबल डाउन टाइम फाइंड आउट करेंगे। डाउन टाइम हो गया तो क्या टाइम और कॉस्ट होगी डिस्ट्रप्शन की, हम ये फाइंड आउट करेंगे। जब ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करेंगे। मतलब ये एस्टिमेट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, फिर बीसीपी के ऑब्जेक्टिव्स हमने फॉर्मुलेट किए और फिर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग हो गई। तो ये था हमारा रिस्क assessment. Thanks.